हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विद अंकिता। तो इस वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करूंगी सीटेट के ईवीएस एमसीक्यू क्वेश्चंस। यहाँ पे मैंने 50 क्वेश्चंस को क्लब किया और ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपने अच्छे से देख लिया तो आपके बहुत सारे क्वेश्चंस तैयार हो जाएंगे एग्जाम के लिए। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं अपना पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है, इकोलॉजी शब्द किसने प्रतिपादित किया था? तो आंसर हो जाएगा फॉर अर्नेस्ट हैकल। अर्नेस्ट हैकल ने इकोलॉजी शब्द दिया था और ये शब्द कहाँ से आया था? ग्रीक शब्द से, जो कि है ओकोलॉजी। ठीक है, इकोलॉजी शब्द किसने दिया था? अर्नेस्ट हैकल ने। और ये ग्रीक शब्द ओकोलॉजी से लिया गया है, जिसमें ओकोस का अर्थ है घर और लोगो का अर्थ है अध्ययन। ना आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 2। तो इसमें बीज अंकुरण की अवधारणा को इस तरह सबसे बेहतर तरीके से पढ़ाया जा सकता है। मतलब क्या तरीका हो सकता है कि इनमें से जो कि बीज अंकुरण की अवधारणा को बेहतर तरीके से बच्चों को समझाया जा सकता है कि क्या उनको सिर्फ फोटो दिखाना सफिशिएंट होगा? तो नहीं, फोटो दिखाना सिर्फ सफिशिएंट नहीं होगा। कोई भी चीज़ हम पढ़ा रहे हैं, अगर सिर्फ आप उसका चित्र दिखाते हैं, फोटो दिखाते हैं, तो वो सफिशिएंट नहीं होता है। दूसरा, सिर्फ अंकुरित बीजों को, यानी कि सिर्फ लास्ट स्टेप जो अंकुरित बीज है उसे दिखा देना और उसके बारे में बताना, क्या मतलब उसे स्पष्ट करना क्या सफिशिएंट होगा? तो नहीं, डायरेक्टली लास्ट स्टेप को दिखाने से उसका पूरा प्रोसेस बच्चों को नहीं समझ में आएगा कि कैसे बीज अंकुरित हुए ना। बोर्ड पे अगर हम चित्र बना दें और फिर उसके स्टेप्स को समझाएं तो क्या वो क्लियर होगा? तो नहीं, ये चित्र दिखाने के बराबर ही हो गया। लेकिन लास्ट स्टेप हमारा सही है कि अगर हम खुद बच्चों से एक्टिविटी कराएं कि बीज कैसे बोते हैं, बीज को कैसे भिगाते हैं, बोते हैं, फिर उनके डिफरेंट स्टेप्स को ऑब्जर्व करवाएं और उनके सारे स्टेप्स को समझाएं, तब जाके उन्हें बेहतर से समझ में आएगा कि बीज अंकुरण की अवधारणा है क्या, बीज अंकुरण का प्रोसेस है क्या। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, चट्टानों के कितने प्रकार होते हैं? तो आंसर हो जाएगा 3। 3 तरह के चट्टान होते हैं, जिसमें हिंदी में आग्नेय, अवसादी, रूपांतरित चट्टानें और इंग्लिश में इग्नियस, सेडिमेंट्री और मेटामॉर्फिक रॉक्स। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, भारत में सबसे ज्यादा टाइगर रिजर्व किस राज्य में है? तो आंसर हो जाएगा डी, मध्य प्रदेश। यहाँ पे टोटल 6 टाइगर रिजर्व हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभयारण्य किस प्रदेश में है? तो आंसर हो जाएगा बिहार राज्य के भागलपुर जिले में स्थित है और डॉल्फिन नेशनल एक्वाटिक एनिमल है इंडिया का। ठीक है, ये हमें याद रखना है। पूछ रहा है कि विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभयारण्य यानी कि सेंचुरी कहाँ पे है? तो हो जाएगा बिहार में। बिहार में कहाँ है? भागलपुर जिले में स्थित है। और नेशनल एक्वाटिक एनिमल इंडिया का क्या है? डॉल्फिन है। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, किस शहर को टाइगर गेटवे ऑफ इंडिया कहा जाता है? टाइगर गेटवे ऑफ इंडिया, तो आंसर हो जाएगा बी, नागपुर। नागपुर को ऑरेंज सिटी के साथ साथ टाइगर कैपिटल ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। नागपुर के से 2 क्वेश्चन है कि ये ऑरेंज सिटी भी है और इसे टाइगर गेटवे ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। नाउ मूविंग अहेड टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, वन्य जीवन संरक्षण के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार किसकी याद में दिया जाता है? ठीक है, तो आंसर हो जाएगा अमृता देवी बिश्नोई जी की याद में राष्ट्रीय पुरस्कार दिया जाता है वन्य जीवन संरक्षण के लिए। ठीक है, अमृता देवी बिश्नोई जी का संबंध किस पेड़ से है? अगर आपको पता है तो आप अभी कमेंट करके मुझे बताइए। मैं यहाँ पे आपको बता देती हूँ, ये खेजड़ी ट्री से रिलेटेड है, क्योंकि इन्होंने अपनी लाइफ सेक्रीफाइस की थी इस पेड़ को बचाने के लिए। और ये पेड़ राजस्थान में पाए जाते हैं, क्योंकि ये बहुत कम पानी में भी ग्रो हो जाते हैं और ये वहाँ के लिए लक ट्री भी होता है। नाउ मूविंग अहेड टू क्वेश्चन नंबर 8, इनमें से कौन सी संधि या प्रोटोकॉल अंटार्कटिका में खनन पर रोक लगाता है? आंसर हो जाएगा अंटार्कटिका एनवायरनमेंट प्रोटोकॉल। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, एनसीएफ 2005 के अनुसार उच्च प्राथमिक स्तर के विज्ञान की पाठ्यचर्या में निम्नलिखित में से कौन सा अनुशंसित है? ठीक है, विज्ञान के लिए पूछ रहा है, विज्ञान की पाठ्यचर्या में निम्नलिखित में से कौन सा अनुशंसित है? तो देखिए, कोई भी आप पाठ पढ़ा रहे हो, जब वो आपकी रोज़मर्रा के अनुभव की समझ बढ़ाने से जोड़ा जाता है तो वो हमेशा ही सही होता है। अगर आप कुछ ऐसा पढ़ रहे हैं और वो आप उसको रिलेट ही नहीं कर पा रहे हैं लाइफ से, तो वो उतना प्रैक्टिकल नहीं होगा। इसलिए पहला पॉइंट तो करेक्ट होगा ही होगा कि जो आप पढ़ रहे हैं वो आपकी रोज़मर्रा के अनुभव की समझ बढ़ा रहा है, तो वो करेक्ट है। अवधारणाओं को गतिविधि और प्रयोगों द्वारा पहुँचाना चाहिए। अगर आप किसी पढ़ाई को एक्टिविटीज़ और एक्सपेरिमेंट के थ्रू कर रहे हैं और उसको समझ रहे हैं, तो भी वो
पॉइंट करेक्ट है। अवधारणाओं का विषयक उपागम द्वारा शिक्षण होना, अगर इसमें बोल रहा है कि क्या उसमें थीम लगाना इंपॉर्टेंट है, तो नहीं, थीमेटिक अप्रोच यहाँ पे उतना ज़रूरी नहीं है। मेन जो पॉइंट है वो है कि अगर वो आपकी रोज़मर्रा, अगर आपके प्रैक्टिकल लाइफ से रिलेट कर रहा है तो वो पॉइंट करेक्ट है। अगर आप उसे एक्टिविटीज़ और एक्सपेरिमेंट से समझ रहे हैं तो वो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि वो आप उससे हमेशा रिलेट कर पाएंगे और ज़्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। अवधारणाओं के लिए नियम और सिद्धांतों को पेश करने की आवश्यकता, उसमें रूल्स रेगुलेशंस या नियम लगाने की इतनी आवश्यकता नहीं होती है। तो आंसर हो जाएगा ए और बी, यानी कि जो आपके रिलेट कर सके प्रैक्टिकल लाइफ से और जिसे आप एक्सपेरिमेंट और एक्टिविटीज़ के थ्रू समझ सके एनसीएफ के अनुसार। तो आंसर हो जाएगा ए और बी, सेकेंड आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, उल्का तारा, टूटता तारा यानी कि जिसे उल्का कहा जाता है वो होता क्या है? तो देखिए, जब टूटता तारा बहुत तेजी से वायुमंडल में प्रवेश करता है तो वो आग पकड़ लेता है, ठीक है। तो यही पॉइंट हमारा होगा, उल्काब जो पृथ्वी में वायुमंडल में प्रवेश करते ही आग पकड़ लेता है वही उल्का तारा होता है। अगर आपने कहीं देखा हो, अगर आपने खुद देखा हो या फिर वीडियोज़ में देखा हो, तो एक बहुत ही तेजी गति से आगे बढ़ने वाला तारा जो मतलब बहुत ज़्यादा चमक रहा हो या बहुत आगे की तरफ आपको ऐसा लगेगा कि आग पकड़ा हुआ हो, बहुत तेजी से रोशनी दे रहा है, तो वही टूटता तारा होता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 11, पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में अवधारणाओं को स्पष्ट करने के लिए कविताओं और कहानी कथन का प्रयोग करना। जैसे बोल रहा है कि अगर आप कोई पाठ पढ़ा रहे हैं और उसमें आप कविता और कहानी का प्रयोग कर रहे हैं तो उससे क्या फ़ायदा होगा? तो देखिए, कोई भी चीज़, अगर आपने भी कोई कॉन्सेप्ट पढ़ा है, अगर उसमें कोई कहानी आ जाती है, कोई किसी तरह की कविता आ जाती है, तो वो आपके पाठ को आनंददायक और रोचक बनाने में मदद करता है और उससे आप बेहतर तरीके से समझ भी पाते हैं। तो आंसर हो जाएगा आंसर नंबर बी। नाउ क्वेश्चन नंबर 12, कक्षा में प्रदर्शनों का उपयोग मुख्य रूप से शिक्षार्थियों को शामिल करता है। तो अगर कक्षा में आपको पढ़ाने के साथ साथ किसी तरह का प्रदर्शन किया जा रहा है, कि कोई चीज़ दिखाई जा रही है, तो उससे आप क्या सीखते हैं? उससे आपकी सुनने की और देखने दोनों ही चीज़ें आप सीखते हैं कि जो आप देख रहे हैं उससे आप क्या समझ रहे हैं वो भी आपको समझ में आता है और उससे आप दोनों तरीके से एक्टिव होते हैं, यानी कि आपके सुनने की क्षमता भी उस टाइम एक्टिव होती है और देखने की क्षमता भी उस टाइम एक्टिव होती है। तो आंसर हो जाएगा सी, दृश्य और श्रवण सीखना। नाउ क्वेश्चन नंबर 13, किसी विशिष्ट क्षेत्र में विशिष्ट रूप से पाए जाने वाली स्पीशीज को कहा जाता है। देखिए, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये मैंने कई बार बताया है कि जब बोला जा रहा है कोई एक स्पेसिफिक चीज़ है और वो किसी इंडिया या किसी भी जगह स्पेसिफिक जगह पे पाई जाती है, ठीक है, कोई चीज़ है वो किसी स्पेसिफिक जगह पे पाई जाती है, तो उसे एंडेमिक स्पीशीज़ बोलते हैं इंग्लिश में। और यहाँ पे हो जाएगा आपका विशेष क्षेत्रीय स्पीशीज, जो विशेष जगह पे मिल रही है तो हो जाएगा विशेष क्षेत्रीय स्पीशीज। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बता रही हूँ, अगर यहाँ पे बात कर ली जाए, मान लीजिए कोई फूल की, अब वो बोला जा रहा है कि ये सिर्फ इंडिया के केरला में ही मिलती है, सिर्फ केरला में दिखेगी, तो ये एंडेमिक स्पीशीज़ हो गई। ये जो फूल है ये एंडेमिक स्पीशीज़ हो, ये विशेष क्षेत्रीय स्पीशीज़ हो गई, जो कि मिल रही है और अच्छे क्वांटिटी में भी मिल रही है, बट कोई स्पेशल एरिया में मिल रही है, तो ये विशेष क्षेत्रीय स्पीशीज़ हो गई और इंग्लिश में से बोलते हैं एंडेमिक, ENDEMIC। ओके, नाउ मूविंग है टू क्वेश्चन नंबर 14, हाथियों के बारे में इसमें पूछा गया है। हाथियों के बारे में नीचे गए कथनों पर विचार कीजिए। तो देखिए, 3 माह के हाथी के बच्चे का भार लगभग 2 कुंटल होता है। तो ठीक है, ये पॉइंट एकदम करेक्ट है। 3 माह का जो हाथी होता है वो 200 kg के बराबर होता है। हाथी अत्यधिक आराम करते हैं, वे केवल अत्यधिक आराम नहीं करते हैं, वे केवल 2 से 4 घंटे ही सोते हैं। ये भी पॉइंट करेक्ट है। हाथी बहुत ज़्यादा आराम नहीं करते, 2 से 4 घंटे ही सोते हैं। कोई वयस्क हाथी 24 घंटे में से 2 कुंटल से अधिक पत्तियां और झाड़ियां खा सकता है। तो ये भी पॉइंट एकदम, ये पॉइंट यहाँ पे हो जाएगा 2 कुंटल नहीं, यहाँ पे 100 kg होगा, ठीक है, 1 कुंटल होता है, तो ये पॉइंट गलत है। किसी हाथियों के झुंड में 2-3 परिवार के सदस्य होते हैं, उनमें से बुजुर्ग नर हाथी झुंड का नेता होता है। ये पॉइंट बिल्कुल गलत है कि हाँ 2-3 परिवार हो सकता है, बट उसमें बुजुर्ग नर हाथी नहीं बल्कि मादा हाथी होती है। नर हाथी कुछ सालों बाद ग्रुप छोड़ के चला जाता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? केवल ए और बी, यानी कि 1।
यहाँ पे सिर्फ ये सही है कि जो 3 माह का हाथी होता है 200 केजी के बराबर का होता है, यानी कि 2 कुंटल का होता है, और हाथी अत्यधिक आराम नहीं करते, वो 2 से 4 घंटे ही सोते हैं। तो आंसर हो जाएगा 1, केवल ए और बी। नाउ क्वेश्चन नंबर 15। रीता ने एक पक्षी की ओर इशारा किया और कहा, देखो इस पक्षी की आंखें इसके सिर के बिल्कुल सामने हैं, मेरे समान। आपके अनुसार वह किस पक्षी की ओर इशारा कर रही है? तो इस तरह के कथन भी दे दिए जाते हैं और आपको पहचानना होता है इसका आंसर क्या होगा। ये बोल रहा है कि इस पक्षी की आंखें एकदम सामने, जैसे हम मनुष्यों की होती है। तो ऐसा पक्षी कौन सा होता है? ऐसा पक्षी है उल्लू, जिसकी आंखें आगे की तरफ होती है। नहीं तो बाकी सारे बर्ड्स की जो आंखें होती हैं वो सिर के दोनों तरफ होती हैं। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा उल्लू, जिसकी आंखें सामने की तरफ होती हैं। 9 संकटापन्न हिरण यानी कि एंडेंजर्ड हिरण के बारे में बात किया गया है के लिए केवल लोकटक झील एक स्थान है। ऐसा कौन सा एंडेंजर्ड हिरण है, डियर है, यानी कि ऐसा कौन सा हिरण है जो गायब हो रहा है और जो केवल लोकटक झील जिनका स्थान है? तो आंसर हो जाएगा संगाई। संगाई जो डियर है, यानी संगाई जो एंडेंजर्ड डियर है जो गायब हो रहे हैं, वो लोकटक झील के पास पाए जाते हैं, लोकटक झील में पाए जाते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 17। वीनस फ्लाई ट्रैप और तथा पिक्चर प्लांट को कीट भक्षी पौधे कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि ये विशिष्ट पत्तियों और पत्तियों के भागों का प्रयोग करके कीटों को फंसाते हैं और कीटों में से ये पौधे क्या प्राप्त करते हैं? ये जो वीनस फ्लाई ट्रैप और पिक्चर प्लांट के बारे में बात किया गया, ये कीट भक्षी यानी कि कीड़े मकोड़े, मेढक, चूहे ये सब खाते हैं और ये अपने पत्तियों के भागों का प्रयोग करते हैं इन्हें खाने के लिए। तो ये उन चीज़ों जो ये खाते हैं उनमें से क्या पोषक तत्व प्राप्त करते हैं? तो क्या प्राप्त करते हैं? तो आंसर हो जाएगा पोषक तत्व। मेनली इन्हें नाइट्रोजन की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत होती है और ये पोषक तत्व प्राप्त करते हैं इन इंसेक्ट से। इसमें ये चूहे, मेढक, कीट पतंगे सारा कुछ फंसाते हैं, सारा कुछ को ट्रैप करते हैं और इन्हें खाते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 18। नीचे दिए गए राज्यों के पहाड़ों के जंगल में लोग झूम खेती के तरीके अपनाते हैं। बोला कहाँ झूम खेती ज़्यादा अपनाया गया है या कहाँ अपनाया जाता है? आंसर हो जाएगा बी, मिज़ोरम। ज़्यादा नॉर्थ ईस्ट एरिया में देखा जाता है झूम खेती। अब झूम खेती क्या होता है उसके बारे में थोड़ा सा हम जान लेते हैं। देखिए, स्लैश एंड बर्न कृषि, इसे स्लैश एंड बर्न कृषि भी कहते हैं और फायर फैलो कृषि भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि पहले किसी एक पार्ट में कोई फसल उगाई जाती है, उसके बाद वो जगह खाली छोड़ दी जाती है, उसमें आग लगा दी जाती है और जब वो आग यानी जो उसमें चीज़ें बची थी वो जब ऐश में कन्वर्ट होता है तो वो उस सॉइल के लिए फर्टाइल हो जाता है। ठीक है, और तब तक ये दूसरे ज़मीन पे जाते हैं और वहाँ पे खेती करते हैं। तो इसीलिए से फायर फैलो कृषि और स्लैश एंड बर्न कृषि भी कहते हैं और इसे झूम खेती भी कहते हैं। और ये देखिए, किसी अस्थायी रूप से ज़मीन के एक भूखंड पर खेती करते हैं। पहले एक एरिया में खेती करते हैं, जब मिट्टी के क्षय के कारण भूमि को कृषि के लिए बंजारा पाते हैं तो वो दूसरे भूखंड पे चले जाते हैं। यानी एक बार एक ही जगह खेती करते हैं, उसके बाद फिर वो उस जगह को छोड़ देते हैं और दूसरी जगह चले जाते हैं खेती के लिए। और ये बड़े पैमाने पर भारत के उत्तर पूर्वी यानी कि नॉर्थ ईस्ट एरिया में देखा गया है, जैसे कि असम, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, इन सब जगहों पे झूम खेती को देखा गया है। मेनली आपको ये कुछ नाम याद करने और स्लैश एंड बर्न कृषि और फायर फैलो कृषि के नाम से इसे जाना जाता है, ये आपको याद रखना है। नाउ क्वेश्चन नंबर 18। विश्व जल दिवस का कब मनाया जाता है? तो आंसर जाएगा 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 19। आरटीई एक्ट 2009 सुनिश्चित करता है। इन सब में से आरटीई एक्ट 2009 क्या कहता है? तो देखिए, आंसर हो जाएगा 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों की मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा। ये आपको पॉइंट याद रखना है, 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों की मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा। इसमें बहुत सारे और भी पॉइंट आते हैं और आरटीई एक्ट 2009 के ऊपर मैं अलग से वीडियो बनाऊंगी जिससे आपको उसके बारे में पूरी नॉलेज हो जाएगी। बट इस पॉइंट में ये जो पूरा दिया है, इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा। नाउ क्वेश्चन नंबर 20। हमारे देश में पाए जाने वाले अति सामान्य पक्षियों का वह युगल चुनिए जिसकी दृष्टि श्रेष्ठ होती है और जो हमारी तुलना में वस्तुओं को 4 गुनी अधिक दूरी तक स्पष्ट देख सकता है। यानी जिसकी आई साइट, जिसकी दृष्टि हमसे 4 गुना ज़्यादा अधिक होती है, वो इनमें से कौन है? तो आंसर हो जाएगा चील और बाज। इसमें गिद्ध भी आते हैं और इंग्लिश में हो जाएगा काइट,
ईगल और वल्चर, और ये है चीलबाज और या फिर गिद्ध। इनकी जो दृष्टि होती है, इनकी जो आई साइट होती है, ये हमसे 4 गुना अधिक देख सकते हैं, दूरी तक देख सकते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 21, मच्छरों द्वारा फैलने वाले 2 रोगों का समुच्चय चुनिए। मच्छरों द्वारा इनमें से क्या फैलेगा? तो आंसर हो जाएगा डेंगू और चिकनगुनिया। ये दोनों ही मच्छरों द्वारा फैलने वाले बीमारी है, ठीक है, रोग हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 22, ये मैप के थ्रू मैं आपको समझाऊंगी। इससे आपको ये पता चलता है कि आपको मैप की नॉलेज भी होनी होनी चाहिए। नाउ मध्य प्रदेश के 3 निकटवर्तीय राज्य क्या है? मध्य प्रदेश के आसपास में पूछा कि क्या है, तो देखिए ऑप्शन में यहाँ पे आप देख सकते हैं छत्तीसगढ़ है, लखनऊ है, राजस्थान है, महाराष्ट्र है, गुजरात, ये सारे मध्य प्रदेश के आसपास है। तो इसमें से इन चारों ऑप्शन में से आपको क्या करेक्ट लग रहा है? देखिए आंसर ए करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि मध्य प्रदेश के पास गुजरात भी है, इसके मतलब सीमा से मिलता हुआ है, इसके जो बॉर्डर से मिलता हुआ है। महाराष्ट्र भी इसके बॉर्डर से मिल रहा है और छत्तीसगढ़ भी इसके बॉर्डर से मिल रहा है। तो आंसर ए इसका हो जाएगा, गुजरात, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़, जो कि मध्य प्रदेश के 3 निकटवर्ती राज्य हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से वह युगल चुनिए जो हमारे देश के एक राज्य और केंद्र शासित प्रदेश से मिलकर बना है। तो आंसर हो जाएगा ए मणिपुर और जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश है और मणिपुर आपका राज्य हो गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 24, भारत के 3 समुद्री तटवर्ती राज्य हैं। ये भी आपको मैप के थ्रू मैं दिखाऊंगी कि कौन से समुद्री तटवर्ती राज्य हैं। तो वैसे मैं इसका आंसर बता दूं, हो जाएगा कर्नाटक, केरल और आंध्र प्रदेश। और कैसे होगा मैं आपको दिखाती हूँ अभी। देखिए केरल, देखिए ये पूरा हमारा वाटर एरिया है, ठीक है। यही पूछा गया है कि किसका कौन सा निकटवर्ती है वाटर बॉर्डर्स से। तो आंसर में आ जाएगा केरल, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश, तीनों के ही जो बॉर्डर है ये पानी से मिलते हैं, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा डी, कर्नाटक, केरल और आंध्र प्रदेश। नाउ क्वेश्चन नंबर 25, पक्षी अपना सिर कई बार हिलाते हैं, ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि पक्षी, हाँ, आंखें स्थिर होती हैं, हिल नहीं सकती। उनकी जो आंखें होती हैं, आंखों की पुतली होती है, वो हिल नहीं सकती, वो स्थिर होती हैं। और ऑल्सो उनकी जो आंखें होती हैं, अगर वो उनका सर है तो एक आंख इधर और एक आंख इधर होती है, वो सामने की तरफ नहीं होती जैसे हमारी होती है। तो आंखें स्थिर होती है, वो हिल नहीं सकती, इसलिए वो अपना सिर हिला हिला के चीज़ें देखते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 26, भारत में उच्च ताप वर्षा रिकॉर्ड की गई, यानी कि हाईएस्ट रेनफॉल कहाँ रिकॉर्ड किया गया? तो आंसर हो जाएगा मौसिन राम में। नाउ क्वेश्चन नंबर 27, दिसंबर 2020 में AQI एयर क्वालिटी इंडेक्स तथा निम्नलिखित में से AQI किसे चिन्हित करता है? मेनली इसमें AQI का फुल फॉर्म पूछा गया। इंग्लिश में होगा तो हो जाएगा एयर क्वालिटी इंडेक्स, और हिंदी में होगा तो वायु मात्रा सूचांक। ये हो जाएगा AQI का फुल फॉर्म। नाउ क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित में से कौन सा स्तनधारी परिवार का है? यानी कि मैमल पूछा गया, इंग्लिश में बात की जाए तो ये इसमें मैमल पूछा गया है। तो आंसर हो जाएगा वेल स्तनधारी परिवार का है। नाउ क्वेश्चन नंबर 29, बृहत गिलहरी की प्रजाति पंचमढ़ी जीवन मंडल आरक्षित क्षेत्र तक सीमित है एवं यह कहीं और नहीं पाई जाती, ऐसी प्रजाति को कहते हैं। देखिए मैंने इसे कई बार डिस्कस किया, अभी ऊपर भी डिस्कस किया था। ये दूसरे तरीके से पूछा गया था, प्लस दूसरे तरीके से इसके आंसर भी था, लाइक दूसरे नाम से इसका आंसर भी था, बट और यहाँ पे वापस ही रिपीट किया गया है, पर ये दूसरे तरीके से। तो ये क्या है कि बोल रहा है कि बृहत गिलहरी जो है तरह की जो एक प्रजाति है, वो सिर्फ पंचमढ़ी जीवन मंडल आरक्षित क्षेत्र में पाई जाती है। तो ये क्या हुई? ये एंडेमिक स्पीशीज हुआ, ठीक है। और इसका आंसर क्या हो जाएगा? स्थानिक प्रजाति, ठीक है। ये किस तरह की प्रजाति हुई? स्थानिक प्रजाति। ऊपर क्या था? विशेष क्षेत्रीय स्पीशीज, वो विशेष क्षेत्र में पाई जाती थी तो वो भी एंडेमिक हो गया। ये स्थानिक प्रजाति, ये भी एंडेमिक हो गया क्योंकि ये विशेष क्षेत्र में पाई जा रही है, सिर्फ एक स्पेसिफिक जगह पे पाई जा रही है। नाउ क्वेश्चन नंबर 30, इनमें से कौन से जानवर का आगे का दांत उसकी पूरी जिंदगी बढ़ता रहता है? आंसर हो जाएगा बी, गिलहरी, क्योंकि गिलहरी बहुत सी चीज़ें काटती रहती है, कुतरती रहती है, तो आगे के दांत उसके घिसते रहते हैं, लेकिन फिर भी उसके आगे के दांत पूरी जिंदगी बढ़ता रहता है। तो आंसर क्या है? गिलहरी। नाउ क्वेश्चन नंबर 31, मधुमक्खी की सर्वाधिक उपयुक्त विशेषताएं बताइए। वेट अ मिनट। हाँ, तो इसमें है, पहला पॉइंट है केवल रानी मक्खी अंडे देती है, तो ये पॉइंट एकदम करेक्ट है। सिर्फ जो रानी मक्खी होती है वही अंडे देती है।
नर मक्खी की कार्यकर्ता के रूप में कोई विशेष भूमिका नहीं है, बिल्कुल सही। जो नर मक्खी होती है, जो मेल मक्खी होती है, उसकी कोई विशेष भूमिका नहीं होती है, तो ये पॉइंट एकदम करेक्ट है। सभी मादा मक्खी अंडे देती है, तो नहीं, पॉइंट गलत है। मैं अभी हमने फर्स्ट पॉइंट में देखा कि केवल रानी मक्खी ही अंडे देती है, सभी मादा मक्खी अंडे नहीं देती हैं, तो ये पॉइंट गलत हो जाएगा। और कार्यकर्ता मक्खी भोजन को खोजती है और उसे छत्ते तक लेकर आती है, और बाकी जितनी मक्खियां हम देखते हैं छत्ते के आसपास, वो भोजन खोजती है और उसे छत्ते तक लेकर आती हैं, तो ये पॉइंट भी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, यानी कि आंसर क्या हो जाएगा, ए, बी एंड डी। तो आंसर है ये थर्ड, ए, बी एंड डी। ठीक है, अब हम लोग कुछ देख लेते हैं पॉइंट्स, जिससे कि हमें और क्लियर हो जाएगा। रानी मक्खी जो होती है, देखिए छत्ते में रानी मक्खी होती है, नर मक्खी होती है, श्रमिक मधुमक्खी होती है। जो रानी मक्खी होती है वो अंडा देती है, जो नर मक्खी होती है वो छत्ते में कुछ नहीं करते हैं, उनका कोई विशेष भूमिका नहीं होता है। और जो श्रमिक मधुमक्खी होती हैं उन्हीं का ही सबसे ज़्यादा रोल होता है, वो ही छत्ता बनाते हैं और मधुमक्खियों के बच्चों की देखभाल भी करते हैं, और ये छत्ते के लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। और इनके बिना ना छत्ता होगा, ना ही कोई पराग संग्रह होगा। और जब इन्हें कहीं पराग मिलते हैं, किसी फूल में अगर इन्हें पराग मिलते हैं, तो ये विशेष प्रकार का नृत्य करती हैं। ठीक है, जिससे कि बाकी मधुमक्खियों को पता चल जाता है कि पराग यहाँ से मिलेगा। ठीक है, और मधुमक्खियाँ लीची, कॉफ़ी और कोको फूल जैसे फूलों के परागण में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं, यानी कि लीची, कॉफ़ी और कोको फूल से ही इन्हें पराग लगभग मिलते हैं। तो इसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंस किसका है, श्रमिक मधुमक्खी का, कि इनके बिना छत्ते ना होंगे और ना ही मधुमक्खी के बच्चों का पालन होगा, और ना ही कोई भोजन पहुंच पाएगा, और ना ही कोई पराग संग्रह हो पाएगा। तो मेन जो काम होता है श्रमिक मधुमक्खी का होता है, और नर मधुमक्खी कुछ भी नहीं करते हैं, और जो रानी मधुमक्खी होती है वो अंडा देती हैं। आई होप आपको पॉइंट क्लियर होगा। नाउ मूविंग अहेड टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32। वे व्यक्ति जो वनों में कम से कम 25 वर्षों से रह रहे हैं, उनका वन भूमि और उसमें होने वाली उपज पर अधिकार हो जाता है, ये एक्ट लिया गया है। यानी कि जो वनों में लगातार 25 साल से रह रहे हैं, तो उन पे होने वाली जो फसल है उस पे उनका अधिकार हो जाता है, उस भूमि पर उनका अधिकार हो जाता है। तो ये किस एक्ट के तहत होता है, तो वन अधिकार अधिनियम 2007 के अंतरिक्त इनका हक होता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 33। झूम खेती है, अभी मैंने झूम खेती के बारे में ऊपर बताया था, उसके 2 नाम भी मैंने बताए हैं। अगर आपको एक नाम भी याद है तो अभी तुरंत कमेंट करिए, इससे आपकी मेमोरी चेक हो रही है। और इसमें से झूम खेती क्या है, तो आंसर हो जाएगा काट और दग्ध खेती, जहाँ उसे काटते हैं फिर उस एरिया को बर्न करते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, काट और दग्ध खेती। नाउ क्वेश्चन नंबर 34। रोनाल्डो रॉस को 1902 में चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार शोध करने के लिए मिला। क्या शोध करने के लिए मिला था रोनाल्डो रॉस को, तो आंसर हो जाएगा बी, मलेरिया। कि मलेरिया मच्छर से फैलता है, ये इन्होंने ही पता लगाया था, तो इसी क्षेत्र में इन्हें नोबेल पुरस्कार मिला है। ठीक है, और हम देख लेते हैं कि मलेरिया जो है वो एनाफिलीज, मादा मच्छर एनाफिलीज इसका नाम है, इसके थ्रू फैलता है। और इसकी जो दवा है वो पहले क्या होता था, सिनकोना का जो पेड़ होता था उसकी छाल का उपयोग करके इसकी दवा बनाई जाती थी, इसको उबालकर पिया जाता था। बट अब इसी का यूज़ करके टैबलेट बनाई जाती है, जिसे कहते हैं क्लोरोक्वीन। तो पेड़ के किस भाग का उपयोग मलेरिया के उपचार में किया जाता है, तो आंसर हो जाएगा बी, छाल। अभी हमने देखा था। नाउ क्वेश्चन नंबर 36। सांप के जहरीले दांतों को कहा जाता है, जो सांप के जहरीले दांत होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, आंसर हो जाएगा बी, विष दंत। नाउ क्वेश्चन नंबर 37। निम्नलिखित में से भारत में मिलने वाला कौन सा सांप जहरीला नहीं है, इनमें से कौन सा जो सांप है वो जहरीला नहीं होता है, तो आंसर हो जाएगा सी, अजगर। दुबैया भी जहरीला है, अफाई भी जहरीला है, क्रेट भी जहरीला है, यहाँ पे मैंने नाम मेंशन कर दिया है। कोबरा, कॉमन क्रेट, रसेल वाइपर जिसे दुबैया कहते हैं, सॉ स्केल्ड वाइपर जिसे अफाई भी कहते हैं, ये 4 तरह के सांप हैं जो इंडिया में पाए जाते हैं और जो जहरीले होते हैं। तो ऑप्शन में अजगर एक्स्ट्रा था, यानी कि ये जहरीले नहीं होते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 38। वर्मी कंपोस्टिंग एक विधि है जिसमें खाद बनाने में उपयोग होता है, किसका उपयोग होता है,
आंसर हो जाएगा केचुआ का। वर्मी कंपोस्टिंग एक विधि है और इसमें केचुओं का प्रयोग किया जाता है और जो कि खाद को उपजाऊ यानी खाद को और फर्टाइल बनाने में हेल्प करते हैं। और केचुओं को किसानों का दोस्त कहा जाता है। और किसे किसानों का दोस्त कहा जाता है अगर आपको पता है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पश्मीना शॉल किस जानवर से मिलती है? तो पश्मीना शॉल बकरी से मिलती है। किस तरह के बकरी से मिलती है अभी हम डिस्कस करेंगे। तो देखिए, ऊन एक चांगथांगी बकरी या पश्मीना बकरी से आता है। मेन जो आपको याद रखना नाम वो ये है, चांगथांगी बकरी से आता है, जो नेपाल और भारत के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में पाई जाने बकरियों की एक विशेष नस्ल है। ऐसे बकरी जो नेपाल और भारत के ऊंचे क्षेत्र में पाए जाते हैं और जिनका नाम है चांगथांगी बकरी। ठीक है। और लद्दाख के चांगथांग क्षेत्र से चंगपा जनजाति पश्मीना उनके पारंपरिक उत्पादक है। जो चंगपा जनजाति के लोग हैं वही मेन प्रोड्यूसर है इस पश्मीना शॉल के। नाउ क्वेश्चन नंबर 40, अधूरे जले जीवाश्मी ईंधन से फैलती है। तो आंसर हो जाएगा ए, कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड ही जो हम ईंधन से निकलने वाला गैस देखते हैं वो कार्बन मोनोऑक्साइड है और ये कलरलेस और ऑर्डरलेस होती है। और ये क्या करती है, इतनी ज़्यादा हानिकारक होती है हम जीवों के लिए कि ये ऑक्सीजन को ब्लॉक कर देती है हमारे शरीर के सारे ऑर्गन्स में पहुंचने तक, इतनी ज़्यादा हानिकारक होती है। नाउ क्वेश्चन नंबर 41, पौधों में पानी देने के लिए प्रयुक्त तकनीक जिसमें संकीर्ण नलियों में से पानी सीधा पौधे के आधार में दिया जाता है कहलाती है। तो ये बोल रहा है कि ऐसी कौन सी ये सिंचाई है जिसमें एक ये मेन पाइप लगा दी जाती है और इसमें छोटे छोटे छेद होते हैं थोड़े थोड़े दूर पे, जो कि सिर्फ लिमिटेड क्वांटिटी में पौधों को पानी देती है, जिससे कि पानी भी बहुत ज़्यादा ना हो जाए खेतों में और जितनी ज़रूरत है उतना ही पहुंच पाए। तो इसे बोलते हैं ड्रिप सिंचाई। इसे क्या बोलते हैं? ड्रिप सिंचाई। नाउ क्वेश्चन नंबर 42, निम्न पौधों में से कौन सा पौधा कीटों को जाल में फंसाता है और खा जाता है? ये जो सारे ऑप्शन है इनमें से ऐसा कौन सा पौधा है जो कीटों को जाल में फंसाता और खा जाता है? तो ये हो जाएगा घटपर्णी पौधा। ये देखिए, ये घड़े के शेप जैसा होता है और ये ऐसा इसका मुंह होता है, प्लस यहाँ पे एक पत्ती होती है जो कि इसमें ये फंसाता है कुछ कीट पतंगों को और फिर ये ढक्कन बंद हो जाता है। ठीक है। और फिर इसके पोषक तत्व इसके यूज़ में आते हैं, जैसे कि मैंने ऊपर वाले क्वेश्चन बताया था, इन्हें नाइट्रोजन की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत होती है, तो इससे इन्हें नाइट्रोजन भी मिलता है और ये एक तरह की स्मेल छोड़ते हैं जिससे कि सारे कीट पतंगे इनसे अट्रैक्ट होते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा? घटपर्णी पौधा, जो कि घड़े के शेप जैसा देखा गया है। अब इसका एक और पॉइंट है, यह मेनली ऑस्ट्रेलिया इंडोनेशिया में देखा गया और भारत में मेघालय में पाया जाता है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत में घटपर्णी पौधा कहाँ पाया जाता है? तो आंसर हो जाएगा मेघालय में। नाउ क्वेश्चन नंबर 43, वर्षा के पानी को भविष्य में उपयोग करने के लिए संचित करना क्या कहलाता है? अगर वर्षा के पानी को इकट्ठा किया जा रहा है फ्यूचर के लिए, फ्यूचर में यूज़ करने के लिए, तो वो क्या कहलाएगा? तो वर्षा के पानी का संचयन। वर्षा के पानी का संचयन ही वर्षा के पानी को इकट्ठा करना कहलाता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 44, इनमें से कौन से रोग मच्छरों से फैलते हैं? ये आपके लिए वर्क है, आप मुझे कॉमेंट करके बताइए कि मच्छरों से फैलने वाले रोगों को क्या कहते हैं। इसका आंसर क्या होगा? नाउ क्वेश्चन नंबर 45, मगरमच्छ मुख्य रूप से शिकारियों द्वारा मारे जाता है। अगर मगरमच्छ को मारा जाता है, शिकारी उन्हें मारते हैं, उन्हें तो उस किस लिए मारते हैं? तो आंसर हो जाएगा त्वचा के लिए मारते हैं। ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 46, बोरा चिपचिपे चावल की एक सामान्य किस्म है, यह मुख्य रूप से पाया जाता है। जो बोरा चावल होता है ये एक चिपचिपे तरह के चावल होते हैं, तो ये मुख्य रूप से कहाँ पाया जाता है? तो आंसर हो जाएगा असम में। ठीक है। अब हम देख लेते हैं इसके बारे में थोड़ा, जो कि अक्सर क्वेश्चंस घुमा घुमा के पूछते हैं। तो बोरा चावल मुख्य रूप से ग्रीष्म ऋतु यानी कि समर सीजन में उगाया जाता है और ये असम में देखा गया है। बोरा चावल एक चिपचिपा प्रकार का चावल है, इसमें ग्लूटेन बहुत होता है, ये चिपचिपा प्रकार का चावल है। इस मुख्य रूप से बिहू के मौके पर खाया जाता है। असम में बिहू होता है तो बिहू के मौके पर खाया जाता है और इसे दोई, गुड़ और अन्य चीज़ों के साथ परोसा जाता है।
नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज 47। एक छोटे से पेड़ या झाड़ी की शाखा से लटकने वाला घोंसला बनाने वाला पक्षी कौन है? किसका घोंसला लटकता है, किसका घोंसला झाड़ी की शाखा से लटकने वाला होता है? तो आंसर हो जाएगा सूर्य पक्षी, जिसे सनबर्ड भी बोलते हैं। ठीक है, सनबर्ड का जो घोंसला होता है वो लटकने वाला बनता है। अब क्वेश्चन नंबर 48, ट्रेन टिकट पे पीएनआर दर्शाता है। ट्रेन टिकट पे पीएनआर जो है वो क्या दर्शाता है? तो आंसर हो जाएगा व्यक्तिगत नाम रिकॉर्ड। ठीक है, फुल फॉर्म नहीं पूछ रहा है, फुल फॉर्म हो जाएगा, फुल फॉर्म अगर पूछेगा तो पैसेंजर नंबर रिकॉर्ड होता है, लेकिन दर्शाता क्या है? तो हो जाएगा व्यक्तिगत नाम रिकॉर्ड। नाउ क्वेश्चन नंबर 49, मलयालम में माँ की बड़ी बहन को कहा जाता है। ये अक्सर क्वेश्चन देखा गया, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो मलयालम में माँ की बड़ी बहन को, माँ की बड़ी बहन यानी कि आपकी जो मौसी हुई और वो आपकी मम्मी से बड़ी हैं, तो उन्हें वल्लियामा कहा जाता है। ना नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 50। ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा एक स्थान केरल में है? कौन सा स्थान केरल में है? तो आंसर हो जाएगा कोझिकोड। ये केरल में है। वलसाड़ आपका गुजरात में है, उडुपी आपका कर्नाटका में है और मलखेड़ा आपका राजस्थान में है। तो आंसर क्या हो जाएगा? कोझिकोड। तो ये कुछ 50 क्वेश्चंस थे, सिलेक्टेड क्वेश्चंस थे। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आती है तो लाइक करके ज़रूर जाइएगा। तब तक के लिए बाय बाय, ऑल द बेस्ट।